आप 1896 के थियोडोर हर्जल हैं। आप एक जू, लॉयर और जर्नलिस्ट हैं। आपके रिलीजियस बुक तालमुद में लिखा है कि सिर्फ जूस असल इंसान है और बाकी इंसान जेंटाइल्स हैं, यानी इंसानी शक्ल में जानवर हैं। इसलिए सिर्फ यहूदियों को इंसानों की तरह जीने का हक है और बाकी दुनिया के लोग यहूदियों के गुलाम हैं। वो इन्हें जैसे चाहे इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप यानी थियोडोर हर्जल अपने प्रेजेंट हालात में देखते हैं तो पता चलता है कि ऑटोमन एम्पायर के अलावा दुनिया के हर मुल्क में यहूदियों को कत्ल किया जाता है, उनकी जायदाद छीन ली जाती है और यूरोपियन मुल्कों में उनके खिलाफ होने वाले जुल्म को कोई नहीं रोकता। इसलिए ब्रिटानिया, जर्मनी, फ्रांस और रशिया समेत दुनिया के कई दूसरे मुल्कों से ज्यूस ऑटोमन एम्पायर में आकर सेटल होने लगते हैं। आप भी ऑटोमन एम्पायर में ही रहते हैं, लेकिन आपको दुनिया के बाकी मुल्कों में ज्यूस के खिलाफ होने वाला जुल्म बिल्कुल पसंद नहीं और आपके माइंड में इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, मेक योर ओन जूइश स्टेट। जूइश स्टेट बनाने की कई रीजंस हैं। आपकी पूरी कौम एक मसीहा का इंतजार कर रही है जो यरूशलेम में दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठेगा, टेम्पल ऑफ सोलोमन को दोबारा तामीर करेगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। यस, वो वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेगा और वन वर्ल्ड ऑर्डर का सेंटर होगा इजराइल। लेकिन मसीहा तब तक नहीं आएगा जब तक दुनिया भर के यहूदी इसराइल में इकट्ठे ना हो जाएं। अगर आप बुरा न माने तो वन वर्ल्ड ऑर्डर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वन वर्ल्ड ऑर्डर एक आलमी निज़ाम। ये है यूनाइटेड नेशन एजेंडा, जिसके बारे में मोदी जी के खुद आजकल ओपनली, ये अभी कोई सीक्रेट नहीं रहा, मोदी जी के खुद न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाती है। किसी को मारना क्या शैतानों का काम नहीं है? और यहाँ पे क्लियरली लिखा है डीपॉपुलेशन, ये इनका एजेंडा है और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। पूरी दुनिया की एक अदालत, एक बैंक, एक हेल्थ केयर सिस्टम, एक आर्मी और एक बादशाह। ऑब्वियसली वो बादशाह मसीह दज्जाल होगा। ये सिस्टम इंसानियत की मौत है। लोगों का खून चूसा जाएगा, वो दिन भर मेहनत करेंगे मगर उन्हें उसका रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। मेहनत कोई और करेगा और उसका फायदा किसी और को मिलेगा, यानी आम मजदूर मेहनत करेंगे जिसका फायदा इन ज़ायनिस्ट और अमीर बिजनेसमैन को होगा। हाँ, काम करने वाले वर्कर्स को बस इतना सा रिवॉर्ड दे दिया जाएगा जिससे वो जिंदा रह सके। ये सिस्टम इंसानियत की मौत है और ज़ायनिस्ट इंसानियत के दुश्मन है। कहानी की तरफ वापस आते हैं। 1896 में आप एक बुक लिखते हैं, डेड जूडियन स्टेट यानी द जूइश स्टेट, जिसमें आप इसराइल का आइडिया देते हैं और ज़ायनिस्ट स्टेट की बुनियाद रखते हैं। अब कहते हैं कि जूडिज्म एक मजहब नहीं, ये एक नेशनैलिटी है और नेशनैलिटी होने के नाते हमें अपनी एक स्टेट चाहिए। आपका ये आइडिया और आपकी ये बुक बहुत फेमस होती है और दुनिया भर के जूइश रैबाइज और बिजनेसमैन को बहुत पसंद आती है। 1897 में पेरिस में आप जूइश रैबाइज और बिजनेसमैन के साथ इजलास करते हैं, जिसमें आप ज़ायनिस्ट मूवमेंट की बुनियाद रखते हैं। इस दुनिया के सारे इंसान वैसे जिएंगे जैसे हम चाहेंगे, क्योंकि खुदावंद के हम मुंतखब बंदे हैं। एक दिन सारी दुनिया तुम्हारी गुलामी में होगी। इसराइल बनाने के लिए आप लोग पैलेस्टाइन का एरिया चूज करते हैं, जो इस टाइम ऑटोमन एम्पायर के अंडर है। इसलिए आप ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान के पास जाते हैं और आपके दरमियान कुछ ये बातें होती हैं। उस्मानिया सल्तनत पे जितना भी कर्जा है वो हम अदा कर देंगे। एक ही गुजारिश है, कुद्स में मुट्ठी भर जमीन बेच दें हमें। कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देकर अपने खून से इस जमीन को सींचा है। आपका इरादा एक नई रियासत कायम करने का है। दरियाए नील और फरात के दरमियान सियोनी रियासत कायम करना चाहते हैं आप। हम भी ये ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ। एट द एंड आप मायूस होकर वापस आ जाते हैं। ज़ायनिस्ट मूवमेंट में आपकी तरह हजारों जूस शामिल हैं। उन्हीं में से एक है अलेक्जेंडर इसराइल पारूस। उस टाइम जर्मनी में होने वाले जुल्म से तंग आकर कई हजार जूस सुल्तान अब्दुल हमीद से इजाजत मांगते हैं कि उन्हें ऑटोमन एम्पायर में आकर रहने दिया जाए। सुल्तान इजाजत दे देते हैं। आपको बताया जाता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जर्मनी के यहूदियों का जहाज पाया तक पहुँचने वाला है। यहाँ पारूस के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ये था कि इस जहाज को बम से उड़ा देते हैं और सारा इल्जाम सुल्तान अब्दुल
हमीद पर लगा देते हैं। यूं लोग और दुनिया भर के गवर्नमेंट सुल्तान के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन आपको ये आइडिया पसंद नहीं आता। आप और पारूस दोनों ही ज़ायनिस्ट स्टेट बनाने के लिए काम कर रहे थे, मगर आप ये काम अमन से करना चाहते थे और इसके लिए किसी को, खास तौर पर किसी यहूदी को कत्ल नहीं करना चाहते थे। लेकिन पारूस का दिमाग शैतानी था और टाइप का था। आप पारूस के इस आइडिया को पसंद नहीं करते। कुछ दिनों बाद जर्मनी के ज्यूज पायतख्त पहुंच जाते हैं और आप इनके बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करते हैं, जिसमें आप उन्हें अपना ज़ायनिस्ट स्टेट वाला आइडिया एक्सप्लेन करते हैं। और ये बात तो कंफर्म है कि ज़ायनिस्ट स्टेट बनाने के लिए अब्दुल हमीद को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब्दुल हमीद के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो जूस बिजनेसमैन आपको इंसानियत का दर्श देते हैं और कहते हैं कि जब हमें कोई भी मुल्क पनाह नहीं दे रहा था तो ऑटोमन एम्पायर ने हमें पनाह दी। एक दो ज्यूस के सिवा सब मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दो और नाकाम कोशिशों के बाद आप ब्रिटानिया वापस चले जाते हैं और ज़ायनिस्ट मूवमेंट को पारूस जैसे खतरनाक और इंसानियत दुश्मन लोगों के हाथों में छोड़ देते हैं। आप पूरी तरह मायूस हो जाते हैं, मगर आपको अपनी कौम में इतनी ही इम्पोर्टेंस हासिल है जितनी मुसलमानों में कायदे आज़म को है। इतना ही नहीं, अपने प्रेस की मदद से सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ झूठी खबरें छाप कर आप लोगों को उनके खिलाफ करते जा रहे हैं। और आपके इस मीडिया प्रोपेगेंडा की वजह से तुर्क यूथ को इस्लाम से शदीद नफरत हो गई है और वो सुल्तान के खिलाफ हो गए हैं। ये खबर देखी आपने? मशवरत अपने अखबार में लिखता है कि खिलाफत बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान अपने मजहब की पैरवी में बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे साया आजाद हैं। ये तस्वीर भी मुलाहिजा कीजिए। एक आम सा मुसलमान भी ये बात जानता है कि मस्जिद में जूतों समेत नहीं जाते। हम नहीं चाहते कि हमारी कौम गुमराह हो इन फर्जी खबरों को पढ़कर। ज़ायनिस्ट मूवमेंट और फ्री मैसन्स में आपकी तरह के बहुत से लोग मौजूद हैं जो इजराइल और वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। ये बात याद रखें कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट का मकसद है इजराइल का क़याम और फ्री मैसन का मकसद है वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना। आप यानी थियोडोर हर्जल ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लीडर हैं और अलेक्जेंडर इजराइल पारूस फ्री मैसन का लीडर है। आप मायूस होकर ब्रिटानिया चले जाते हैं, लेकिन पारूस और उसका फ्री मैसन अपना काम जारी रखता है। ऑटोमन एम्पायर में रहने वाले सब लोगों को इक्वल सिटीजन राइट्स मिलते थे। ऐसा नहीं था कि मुसलमानों के लिए अलग रूल्स हैं और क्रिश्चियंस ज्यूज के लिए अलग रूल्स हैं। लेकिन फलस्तीन के इलाके में किसी ज्यू को सेटल होने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम जानते थे कि ज्यूज वन वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं जिसका सेंटर इजराइल होगा और इस सिस्टम के तहत इंसानों का खूब खून चूसा जाएगा और ये स्टेट इंसानियत की दुश्मन होगी। रिमेम्बर, इस्लाम की आइडियोलॉजी है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो और जिससे जितना काम लिया है उसका रिवॉर्ड उसे फौरन दो। वन वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा था कि मजदूर को उसकी मजदूरी कभी भी नहीं मिलने वाली। मजदूर काम करेगा लेकिन उसका रिवॉर्ड कैपिटलिस्ट को मिलेगा। यही वजह थी कि ऑटोमन एम्पायर के होते हुए वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम नहीं हो सकता था। आप लोगों का यानी ज़ायनिस्ट का सबसे बड़ा टारगेट है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के होते हुए ना ही आपकी ज़ायनिस्ट स्टेट बन सकती है और ना ही वन वर्ल्ड ऑर्डर आ सकता है। ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री मैसन को दी जाती है। फ्री मैसन में लोगों को 1 से 33 डिग्रीज में बांटा जाता है। 33 डिग्री फ्री मैसन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और वही सारी सोसाइटी को लीड करता है। 1900s की बात है, अलेक्जेंडर इजराइल पारूस को 33rd डिग्री फ्री मैसन बना दिया जाता है। पारूस ब्रिटानिया का सफीर बनकर ऑटोमन एम्पायर में आता है और अपना काम शुरू करता है, पर उसकी हर चाल नाकाम हो जाती है और कुछ देर ऑटोमन एम्पायर की जेल में रहने के बाद वो ब्रिटानिया की जेल में बाकी उम्र गुजारता है। नेक्स्ट मैसन आता है रोथशिल्ड, इसके बाद ज़ालमन, फिर हिटलर। ये सब बुरी तरह नाकाम होते हैं और पॉलिटिकल मैदान में सुल्तान अब्दुल हमीद का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन इनका मीडिया प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और तुर्क यूथ ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ हो जाती है। बहुत जल्द ये शहर भी पेरिस की तरह आजाद हो जाएगा। यूथ के माइंड में ये बात डाल दी जाती है कि इस्लाम एक बैकवर्ड सिस्टम है। अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको कैसीनोज, नाइट क्लब्स और सिनेमाज खोलने होंगे जो इस्लाम में हराम है। इनको वेस्टर्न कल्चर अट्रैक्टिव करके दिखाया जाता है। अगर आप लोग मीडिया प्रोपेगेंडा की डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके बारे में एक अलग एपिसोड बनेगी। अभी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मैसन्स की हर पॉलिटिकल चाल नाकाम हो जाती है तो वो मुसलमानों के हाथों ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने का सोचते हैं। यहाँ आप 2 गद्दारों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनकी मेहनत से 1918 में ऑटोमन एम्पायर के 40 टुकड़े कर दिए जाते हैं और 1923 में मुसलमानों की 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैली खिलाफत खत्म हो जाती है। सही पहचाना, वो गद्दार हैं
शरीफ मक्का हुसैन बिन अली और मुस्तफा कमाल। ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद फलस्तीन ब्रिटानिया के पास चला जाता है। 1917 में ब्रिटानिया ज़ायनिस्ट के साथ बाल्फोर एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके मुताबिक उन्होंने फलस्तीन में ज्यूज के नेशनल होमलैंड को सपोर्ट करना है। बाल्फोर एग्रीमेंट के होते ही तेजी से ज्यूज पैलेस्टाइन में सेटल होना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद आगे की कहानी आप जानते हैं। This is the story of the British promise that led to the destruction of Palestine and the creation of the State of Israel. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ज़ायनिस्ट पूरी दुनिया में फैले हुए थे। ये बिजनेसमैन इतने अमीर थे कि कई मुल्कों की गवर्नमेंट्स इनकी मकरूज थी और ब्रिटानिया, फ्रांस, अमेरिका वगैरह की गवर्नमेंट्स को इन्होंने खरीद रखा था। अगर हम 2023 में फास्ट फॉरवर्ड करें तो एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो चुका है। गवर्नमेंट सिर्फ कठपुतली है और दुनिया को यही ज़ायनिस्ट चला रहे हैं। अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। और जैसे यहूदियों का कहना था कि दुनिया के बाकी लोग हमारे गुलाम हैं, तो आपको क्या अपने इर्द गिर्द लोग ज़ायनिस्ट की गुलामी करते नजर नहीं आते? शायद आपको नहीं पता कि आपकी मेहनत से कमाई गई सैलरी का एक हिस्सा टैक्सेस की सूरत में वर्ल्ड बैंक जाता है। और वर्ल्ड बैंक किसका है? इन्हीं ज़ायनिस्ट का। नेस्ले, स्टारबक्स, एप्पल, कोका कोला जैसी बड़ी कंपनीज को भी यही लोग कंट्रोल करते हैं। नेस्ले, स्टारबक्स और कोका कोला अफ्रीका में चाइल्ड लेबर का यूज करते हैं। Nestle USA and privately held food corporation Cargill, they say they worked 14-hour days with little food and were beaten. The world's biggest food company, Nestle. The Nestle company. Nestle. Using indentured servants in parts of Asia, of using child slave labor in parts of Africa. ज़ायनिस्ट इंसानियत के दुश्मन हैं। ये मैं नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं। रिलीजियस जूस भी ज़ायनिज्म को पसंद नहीं करते। As it says, a Jew, not a Zionist. पर ज़ायनिस्ट का प्लान ये है कि उन्होंने नील और फरात के दरमियान ज़ायनिस्ट स्टेट बनानी है। प्लान के मुताबिक इस ट्रायंगल के अंदर के सारे एरिया पर ग्रेटर इजराइल बनेगा। फिर जब दुनिया भर के जूस इजराइल में इकट्ठे हो जाएंगे तो इनका मसीहा आएगा, जिसे हम मसीह दज्जाल कहते हैं, यानी झूठा मसीहा। वो आकर थर्ड टेम्पल तामीर करेगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा।